तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से पिछले बार जब MMRCA टेंडर को जारी किया गया था तब दो ही ऐसा एयरक्राफ्ट था जो इस टेंडर के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए टेक्निकल राउंड को कंप्लीट किया था और टेंडर में आखिरी में इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में ही घमासान हुआ था। दोस्तों मैं यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों का बात कर रहा हूँ और उस घमासान में आखिरकार प्राइस नेगोशिएशन के कारण राफेल एयरक्राफ्टों ने जीत हासिल किया और भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा गया। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो उस टेंडर के दरमियान ही ये बात साफ हो गया था कि राफेल एयरक्राफ्टों को अगर कोई एक एयरक्राफ्ट चैलेंज कर सकता है तो वो है यूरोफाइटर टाइफून। और पहली बार की तरह भारत के आसमान में यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों के बीच में घमासान होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो घमासान लड़ाई है ये असल में एक सिमुलेटेड लड़ाई होगा, मतलब एक एक्सरसाइज के दरमियान इन दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने आएगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये एक्सरसाइज असल में अगस्त महीने में आयोजित होने वाला है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा आयोजित किए जाने वाले तरंग शक्ति 2024 जो एक्सरसाइज है वो असल में एक ऐसा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होने जा रहा है जहां पे कि भारत के आसमान में दुनिया के दो सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों के बीच में घमासान होगा। और दोस्तों ये एक्सरसाइज भारत द्वारा होस्ट किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज में दुनिया के बड़े बड़े एयरफोर्सों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। और इन एयरफोर्सेस में जर्मनी के एयरफोर्स से शुरू करके फ्रांस, इटली के एयरफोर्स और इवन अमेरिकी एयरफोर्स भी होगा। और दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी और फ्रांस के तरफ से इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने को लेकर अपने बातों को रखा जा चुका है और दोनों देशों के द्वारा अपने सबसे काबिल एयरक्राफ्ट मतलब जर्मनी के तरफ से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए भेजा जाएगा, तो वहीं पे फ्रांस अपने सबसे काबिल एयरक्राफ्ट के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों को भारत भेजेगा। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों का खाली घमासान ही यहाँ पे नहीं होगा बल्कि एक तरीके से इन दोनों एयरक्राफ्टों के इस परफॉर्मेंस के बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में कौन सा एयरक्राफ्ट बढ़तरी हासिल करेगा वो भी एक तरीके से साफ हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जब इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में किसी एक टेंडर में कंपटीशन चल रहा है और भारत में तो ऑलरेडी ये कंपटीशन हो चुका है, लेकिन प्राइस टैग के कारण राफेल एयरक्राफ्टों ने जीत हासिल किया था। पर बाद में कई सारे अन्य कारणों की वजह से जैसे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस के कारण गवर्नमेंट के तरफ से इस टेंडर को रद्द करना पड़ा। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए 36 राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा गया है, जिसके वजह से फिर से एक बार राफेल एयरक्राफ्टों के खरीदने का संभावनाएं बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों ये जो MRFA टेंडर है ये अभी भी ओपन है और इंडियन एयरफोर्स MRFA टेंडर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना जो तैयारी कर रहा है उसे देखते हुए ही जर्मनी और फ्रांस अपने अपने एयरक्राफ्टों को तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए भेज रहा है। और दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये एक तरीके से इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन करने का भी एक जरिया रहेगा। अब दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के तरफ से जहां पे इतने समय पहले ही अपने द्वारा भेजे जाने वाले एयरक्राफ्टों के बारे में जानकारी दिया गया है, तो वहीं पे अमेरिका के तरफ से ये तो कंफर्म किया गया है कि अमेरिकी एयरफोर्स तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इस एक्सरसाइज में अमेरिका के द्वारा असल में कौन से एयरक्राफ्ट भेजा जाएगा। और दोस्तों MRFA टेंडर को देखते हुए आशा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा अपने F-16V एयरक्राफ्ट और F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को भेजा जा सकता है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से F-21 एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव MRFA टेंडर में रखा गया है, जो कि F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जबकि बोइंग कंपनी के द्वारा F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का भी प्रस्ताव तो रखा गया है, लेकिन बोइंग कंपनी टेंडर से इन एयरक्राफ्टों को विड्रॉल करने को लेकर भी सोच विचार रख रहा है। जबकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका अपने F-35 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस एक्सरसाइज के लिए भेज सकता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से माना जा रहा है कि सभी देश अपने एयरक्राफ्टों के बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाने को लेकर इस एक्सरसाइज का उपयोग करेगा, ताकि इस एक्सरसाइज के बाद उन देशों के द्वारा भेजा गया एयरक्राफ्ट या फिर कहते उन देशों के तरफ से टेंडर में पार्टिसिपेट किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। हालांकि दोस्तों संभावनाएं यहाँ पे काफी अधिक है कि फ्रेंच और जर्मन एयरक्राफ्टों के साथ साथ US एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का भी यहाँ पे घमासान हो, लेकिन प्राइम फोकस यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों का ही रहेगा। जबकि ये एक्सरसाइज भारत में आयोजित हो रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स भी अपने बेड़े के ताकतवर से ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों को इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेगा, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों का संभावनाओं के साथ साथ तेजस एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं हैं। हालांकि दोस्तों भारत के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये तेजस एयरक्राफ्टों को भी प्रमोट करने का एक जरिया बन सकता है, क्योंकि जब तेजस एयरक्राफ्ट दुनिया की इस उन्नत मात्रा के एयरक्राफ्टों के साथ एक ही साथ उड़ान भरेगा और कई तरीके के अलग अलग एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेगा, तो तेजस एयरक्राफ्टों के क्षमता के बारे में भी दुनिया को जानकारी मिलेगा। अब दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून और राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों को एक तरीके से सिमिलर एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों के जो
रोल और दोनों के जो जेनरेशन है वो सेम ही है। इवन दोनों ही एयरक्राफ्ट मीडियम क्लास के 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होने के कारण दोनों में सिमिलरिटीज और भी अधिक है। और दोस्तों आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि दोनों एयरक्राफ्टों के जो डेवलपमेंट के टाइमलाइन है वो भी लगभग सेम है। और एक समय तक यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में फ्रांस भी जुड़ा हुआ था, जो बाद में अलग हो गया और अपने राफेल एयरक्राफ्टों का निर्माण किया है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को असल में यूरोफाइटर कंसोर्शियम के तरफ से बनाया गया है। और दोस्तों इस कंसोर्शियम में यूरोप के कई सारे देश शामिल है, जिनमें जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली जैसे देशों का नाम आता है। और दोस्तों इस कंसोर्शियम में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का जो भागीदारी है वो करीबन 64% है। और आप लोगों को बता दूं कि एयरबस कंपनी पहले जो EADS के नाम से जाना जाता था वो असल में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का कंपनी है। जबकि इसके अलावा 33% शेयर BAE सिस्टम मिलिट्री एयर एंड इंफॉर्मेशन का है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के कंपनी है। और 21% शेयर लियोनार्डो का है, जो कि इटालियन कंपनी है। दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो 80 के दशक में बनाना शुरू किया गया था और इन एयरक्राफ्टों ने 27 मार्च 1994 को अपना पहला उड़ान भरा और साल 2003 के अगस्त महीने में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का जो इस्तेमाल है वो यूरोप और यूरोप के बाहर भी होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जहां पे इस्तेमाल करता है, तो वहीं पे यूरोप के बाहर इसे कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरबिया इस्तेमाल करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे डैसॉल एविएशन के तरफ से निर्माण किया गया है, जो कि फ्रेंच कंपनी है। और इसका भी डेवलपमेंट 80 के दशक में शुरू हुआ था। और इन एयरक्राफ्टों का जो फर्स्ट फ्लाइट है, मतलब राफेल ए एयरक्राफ्टों के डेमो फ्लाइट 4 जुलाई 1986 में हुआ और राफेल सी एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 19 मई 1991 को हुआ। मई महीने में मतलब यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों से करीबन 2 साल पहले इन एयरक्राफ्टों को फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल किया गया है। और फिलहाल फ्रेंच एयरफोर्स के अलावा फ्रेंच नेवी, इजिप्ट, क्रोएशिया, ग्रीस, इंडिया और कतर इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। और इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है और इंडियन नेवी भी आने वाले समय में इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा। अब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को ही अगर देखा जाए तो इसके सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों ही वेरिएंट है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये करीबन 15.96 मीटर लंबा, मतलब 52 फीट 4 इंच लंबा, और इसका विंग स्पैन 10.95 मीटर, मतलब करीबन 35 फीट 11 इंच है। जबकि एयरक्राफ्ट का हाइट करीबन 5.28 मीटर, मतलब 17 फीट 4 इंच है। और इसका विंग एरिया 51.2 मीटर स्क्वायर, मतलब करीबन 551 स्क्वायर फीट है। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर, मतलब 50 फीट 1 इंच है। और इसका विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर, मतलब 35 फीट 9 इंच है। हाइट इसका 5.35 मीटर, मतलब 17 फीट 6 इंच है। जबकि इसके विंग एरिया करीबन 45.3 मीटर स्क्वायर, मतलब 492 स्क्वायर फीट है। और दोस्तों इस हिसाब से दोनों एयरक्राफ्टों के जो आकार है वो लगभग सेम है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के डेल्टा विंग डिजाइन होने के कारण इन एयरक्राफ्टों का विंग एरिया राफेल से अधिक है। एयरक्राफ्टों के अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 16,000 किलोग्राम है। जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 23,500 किलोग्राम है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में करीब 5,000 किलोग्राम की इंटरनल फ्यूल रहता है। राफेल एयरक्राफ्टों के अगर एम्प्टी वेट को देखा जाए तो ये करीबन 9,800 किलोग्राम से लेके 10,600 किलोग्राम है। और ग्रॉस वेट इसका 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। और दोस्तों इस हिसाब से राफेल एयरक्राफ्टों के जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले में करीबन 1 टन अधिक है। जबकि फ्यूल कैपेसिटी को अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों में करीबन 4,400 किलोग्राम से लेके 4,700 किलोग्राम तक इंटरनल फ्यूल रहता है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून के मुकाबले में 300 से 500 किलोग्राम कम है। एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून में 2 यूरोजेट EJ200 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 60 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 90 किलो न्यूटन है। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों में 2 सिग्मा M88-4E टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है और ये करीबन 50 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 75 किलो न्यूटन आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि राफेल एयरक्राफ्टों में थोड़ा कमजोर इंजन है। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड करीबन माक 2 और सी लेवल में मैक्सिमम स्पीड करीबन माक 1.25 है, जबकि क्रूजर स्पीड करीब माक 1.5 है। वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों का हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड माक 1.8, लो ऑल्टीट्यूड में माक 1.1 और क्रूजर स्पीड करीब माक 1.4 के आसपास है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में थोड़ा अधिक फास्टर है। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के रेंज को अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट करीबन 2,900 किलोमीटर रेंज में काम कर सकता है और उसके कॉम्बैट रेंज करीब 600 किलोमीटर से लेके 1400 किलोमीटर तक है। हालांकि इसका फेरी रेंज 3,790 किलोमीटर है, वो भी 3 ड्रॉप टैंक के सहारे। जबकि ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता इसका करीबन 65,000 फीट है। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों का अगर रेंज
को देखा जाए तो ये करीबन 1800 किलोमीटर के कॉम्बैट रेंज में और 3700 किलोमीटर के फेरी रेंज में काम कर सकता है और इसके ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता करीबन 51,952 फीट तक है, जिसका सिंपल मतलब है कि दोनों एयरक्राफ्टों का रेंज तो समान है, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट ताकतवर इंजनों के कारण ज्यादा ऊंचाई में जा सकता है। हालांकि जी लिमिट को अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून +9G से लेकर -3G तक दबाव झेल सकता है, जबकि राफेल +9G से लेकर -3.6G दबाव झेल सकता है और इमरजेंसी कंडीशन में करीबन 11G तक दबाव झेल सकता है, जो कि एक तरीके से रिकॉर्ड है और यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक भी है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट में एक BK-27 27 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये 9000 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और राफेल एयरक्राफ्ट में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है और इसमें करीबन 14 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9500 किलोग्राम तक पेलोड को कैरी कर सकता है। मतलब राफेल एयरक्राफ्टों में एक हार्ड पॉइंट अधिक है और 500 किलोग्राम अधिक हथियारों को कैरी करने का क्षमता है। अब दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में M120 AMRAAM, MBDA Meteor, IR-IST, M132 SRAM, M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइल इस्तेमाल होता है और एयर टू ग्राउंड हथियार के रूप में श्रॉम शैडो या फिर कहे तो स्कैल्प EG, बीमस्टोन, AGM-88, HRAM, AGM-65, मर्विक, KEPD-360, स्पेयर 3 जैसे मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल के रूप में मार्ट ER, जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल जैसे मिसाइल और बॉम्ब्स के रूप में PVA सीरीज के और एनहेंस PVA जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब, 500 पाउंड के PVA-4, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन और स्पाइस 250 जैसे बॉम्ब हैं। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों के हथियारों को अगर देखा जाए तो एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA के माइका, EM और IR, MBDA के मिटियोर और मैजिक 2 जैसे मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में अपाचे, श्रॉम शैडो, स्कैल्प EG, हैमर, GBU-12 PVA-2 सीरीज के बॉम्ब, इवन PVA-3 और PVA-4 जैसे बॉम्ब, AS-30L, मार्क 82 MBDA के M9 एग्जॉस्टेड मिसाइल, इवन परमाणु हथियार के रूप में ये ASMPA न्यूक्लियर हथियारों को भी कैरी कर सकता है। अब दोस्तों हथियारों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में लगभग समान तरीके के ही हथियारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून में थोड़ा अधिक मात्रा में अमेरिकी हथियारों का उपयोग किया जा सकता है, जबकि राफेल एयरक्राफ्ट परमाणु हथियारों के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून में इस तरीके का क्षमता है कि नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जर्मनी की तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का बात कहा गया है और इन एयरक्राफ्टों खरीदने के पीछे अमेरिकी परमाणु बम का इस्तेमाल करने का कारण है। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर एवियोनिक्स को देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट में सेप्टर के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और कई तरीके के अन्य रडारों के साथ साथ पैसिव इंफ्रारेड एयरबोर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट, डास सिस्टम, टारगेटिंग पॉड, लाइटनिंग लेजर टारगेटिंग पॉड, इवन स्नाइपर, एडवांस टारगेटिंग पॉड है। और राफेल एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसमें स्टेल्थ के RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ और कई तरीके के इक्विपमेंटों को लगाया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के घमासान के बाद कौन सा एयरक्राफ्ट का जीतने का संभावना अधिक है और इसके बाद MRFA टेंडर में कौन सा एयरक्राफ्ट बढ़ोतरी हासिल करेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।